हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को। उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा और सारे लोगों का चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं अगला लेक्चर चैप्टर 4 यानी कि जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। देखो, मैग्नेटिक में यहां ई थोड़ा सा गलत है, यहां पे ई होना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अध्याय आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्त। इतना महत्वपूर्ण कि जब आप क्लास में ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो जितना आसान आपको 1, 2, 3 लगा होगा उतना आसान ये बिल्कुल नहीं लगा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर 4 उतना ही आसान लगेगा जितना पीछे के चैप्टर्स लगे हैं। मैं 65 सवालों का एक सेट लेके आपके सामने आया हूं, जिसको 2 पार्ट में मैं बांटूंगा, 30 और 35 के सेट में। तो आज चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने। और दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में करना आप लोग भूल जाते हो, है ना। वीडियो देखने के शुरू में आप लोग भूल जाते हो। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के, क्योंकि इसमें बहुत नाजुक नाजुक सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल है जिसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगाए गए हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आ जाएंगे ना वो, तो फिर बढ़िया बढ़िया बच्चों से वो नहीं बनेंगे सवाल। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन जो पहला वाला है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, और ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है। मैं चाहूंगा कि पहले या आप अपने से ट्राई करो प्यारे। क्या है सवाल? चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम में, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम में चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? देखिए, ये एक्चुअली चैप्टर 5 में भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था टाउ बराबर P क्रॉस E। देखो, मैं चैप्टर 1 भी लेके चल रहा हूं तुम्हारे सामने। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी इसी को यदि तुम चैप्टर 5 में वो करोगे तो P के जगह पे तुमको कहा गया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ले लेना, और E के जगह पे यानी कि विद्युत क्षेत्र के जगह पे चुंबकीय क्षेत्र ले लेना। तो जहां पर तुमको P क्रॉस E हुआ करता था, अब वही M क्रॉस B होगा। यानी कि आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण, वो M और B का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणा होता है। तो यहां पे देखो कौन सा आंसर होगा। एकदम ए नंबर आपको खुलेआम दिख रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारा आंसर आ गया सर। तो चलिए, ये सवाल बेहद आसान था और आपको मजा भी आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की ओर, जैसे देखो हमारे यहां औसतन पूरब ये है ना, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, समझ गया। अब मुझे कहना है कि इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा? देखो, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे और इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो दाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है। पहले दाएं हाथ के नियम को ऐसे समझो, एकदम पिस्टल बना लो इसको, ऐसा लग रहा है जैसे को गोली मारना है, टिचके, समझ रहे हो ना। और ये वाला उधर करना तुम जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पूरब की ओर, पूरब की ओर कर लिए। और ये वाला, ये जो तुमको मिडिल फिंगर दिख रहा है, इसको करना चुंबकीय क्षेत्र की ओर। चुंबकीय क्षेत्र नीचे है तो नीचे कर लो। अब अंगूठा तुमको बल बताएगा, और ये अंगूठा जा रहा है तुम्हारा इधर, और इधर कौन है? ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये उत्तर है। तो हमारा आंसर कौन होगा? उत्तर की ओर होगा। समझ रहे बात को? ये वाले चीज का इस्तेमाल करना, टिचके, समझ रहे हो ना। चलो भाई, ये देखो, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। समान लंबाई के
तीन अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, ये आपका हो गया एक चुंबक और ये होता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये होता है इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ये बात अपने दिमाग में पेंच से कस लो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो चुंबक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा चुंबक का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चुंबक जितना मोटा होगा ना उतना ही ज्यादा इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और चुंबक जितना पतला होगा ना उतना ही कम उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहां पे कह रहा है कि m समानुपाती a है और यहां पे देखो क्षेत्रफल a 2a और 6a है, तो हमारा जो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो अनुपात आएगा वो a 2a और 6a। तो a खत्म हो जाएगा, 1 2 और 6 बचेगा हमारा। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। कोई समस्या है तो कमेंट करो और अच्छा लगा लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो, है ना। चलो दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी भलाई हो सके, है ना। और ये जो आपके लिए बनाया जा रहा है वीडियो पेश किया जा रहा है आपके सामने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्त, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर एक आवेश गति कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कण का वेग का परिमाण बदलता है? नहीं। क्या होता है वहां पे, देखो वहां पे बस कण जो है ना अपना पथ बदल लेगा। कण का वेग जो होता है ना, वेग नियत रहता है। वेग जो है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो वेग है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये नहीं बदलेगा। हाँ, उसकी दिशा जरूर बदल सकती है। तो देखो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वेग जो है अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास, ये देखो वृत्तीय पास है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, रेडियस आर रहा होगा। चलिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी है और वृत्तीय पास के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू0 आई, अब बाई में 2r होता है। यहां से काम कर लो, पता करते हैं कि चुंबकीय पास में के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर आया है इसका मतलब कि इसमें से धारा जा रही होगी तभी आया है। तो धारा का मान यहां से चाहोगे तो तुम आसानी से निकाल लोगे दोस्त। धारा का मान कितना होगा जरा बता दो दोस्त। धारा का मान यहां से हो जाएगा b इंटू 2r अपॉन म्यू0, b इंटू 2r अपॉन म्यू0। यहां से I का मान आ गया। अब मुझे क्या करना है, एरिया तो तुमको मालूम ही हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, है ना। देखो अब करना क्या है तुमको, यहां से m का वैल्यू निकालना है। m क्या है, चुंबकीय आपका आघूर्ण। m बराबर होता है I इंटू ए। I का वैल्यू यहां पे देख लो, 2b बाई म्यू0 इंटू r, और यहां पर एरिया के जगह पर पाई आर स्क्वायर। एक काम करो, कहीं आर नहीं दिया हुआ है तो मतलब एरिया को एक टर्म में ही रखना है। तो एरिया को जब एक टर्म में रखना है तो इस आर को भी एक टर्म में रखना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर अगर तुम यहां से निकालोगे तो आ जाएगा a बटा पाई। काहे मक्खी देवता, काहे परेशान किए जा रहे हो। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट a बटा में अंडर रूट पाई। चलो इस आर को यहां पे लेके रखते हैं, 2ba बाई म्यू0 और यहां पर आर के जगह पर रूट a बटा रूट पाई। रूट a के जगह पर a का पावर 1 बटा 2 और यहां पर रूट पाई का रूट पाई। देखो मैंने रूट a ही है, रूट a के बस चेंज कर दिया मैंने a का पावर 1 बटे 2 में, यहां 1 के पावर a है यार। देखो ये a पावर जोड़ दो, पावर जब जोड़ोगे ना तो 2b a का पावर 3 बटे 2 बटा में म्यू0 इंटू रूट पाई। देखो अब ऑप्शन कौन सा है, 2ba
का पावर 3/2 म्यू नॉट इंटू रूट पाई, और आंसर नंबर यहां से आपका कितना आ गया, डी आ गया। बहुत खूबसूरत सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को करने के लिए, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, इसको बढ़िया से करिए, ठीक है। चलिए समरूप वेग से चलायमान आवेश, देखो बबुआ, आवेश जब चलेगा ना, जब आवेश गति करता है, आवेश जब गति करता है तो दो चीज उत्पन्न करता है। एक तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, एक जो अपना ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, और दूसरा जो है ये कौन क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो गतिमान आवेश जो होते हैं विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों मिक्स हो जाता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ऑप्शन में देखो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। खूबसूरत सवाल है, सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे सुंदर सवाल है। बस आपने कॉपी और एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना किताब ढंग से, तो सारे सवाल आपसे होने वाले हैं। यहां पे देखो ये भी सवाल जो है खूबसूरत है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे 2 बार तो लिखा ही हुआ, 2015 और 2016 में पूछ चुका है। मैंने हर सवाल के बगल में ईयर लिख दिया है कि कब ये पूछा हुआ है ना, तो मैं बोलूं या ना बोलूं वो जरूर देख लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा हुआ है तो जरूर चांस बनता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है? देखो डायनेमो में एक आर्मेचर लगा हुआ होता है और 2 चुंबक लगे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक, और उसमें वो आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर को घुमाने का एक ही मतलब है कि उसका क्षेत्र बदले, चुंबकीय क्षेत्र बदले, चुंबकीय फ्लक्स बदले, चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित हो, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटने से उस कुंडली में एक धारा भी प्रेरित हो जाती है और एक विद्युत वाहक बल भी प्रेरित हो जाता है, और जो धारा उत्पन्न होती है ना बबुआ, वो समय के साथ आवर्त रूप से अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहती है। इसी कारण से हम उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित होता है ये। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है, याद रखिएगा। डायनेमो जो होता है किस पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युतीय प्रेरण मत कह दीजिएगा, ये दोनों एक ही बिल्कुल नहीं है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के होने के लिए, लेकिन विद्युतीय प्रेरण अलग चीज होता है। यहां पर एक चार्ज किया हुआ बॉडी रख दिया, यहां न्यूट्रल है, इसको नजदीक ले जाएंगे तो प्रेरण के कारण से यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको विद्युतीय प्रेरण कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण बिल्कुल अलग है। यह भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। 1 मिली एम्पियर परास है ना, यहां पर देखो 1 मिली एम्पियर परास तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा। देखो सबसे पहले तो वोल्ट मापी है, और वोल्ट मापी में अगर आप प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं तो आपको तो उसको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में ही। वोल्ट मापी में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में ही। तो अगर यहीं अगर अमीटर होता ना, यहीं अमीटर होता, देखो सीधी बात है, वोल्ट मापी में बदलने के लिए अगर अमीटर में बदलना होता तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। क्योंकि यहां पर है वोल्ट मापी में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कितना होगा, अब देखो ये हो गया आपका जो प्रतिरोध निकालने का वोल्ट मापी में इसमें सूत्र होता है V/IG अब माइनस कैपिटल जी, V माइनस IG अब बटा में कैपिटल G। यहां से आप एक काम कर सकते हैं, R निकालना है तो V कितना है, 10 वोल्ट है, और IG वो है जो परास है। यहां पर देखो कैल्विनोमीटर से कितनी धारा जाएगी, 1 मिली एम्पियर। और दोस्त 1 मिली एम्पियर को 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर लिखा जा सकता है, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, और माइनस में G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और वो है 1 प्रतिरोध। यहां पर G का मान कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, तो आसानी से आप G की जगह पे 1 लिख सकते हैं। यहां पे देखिए दोस्त 10 और ऊपर चला जाएगा 10 के पावर माइनस 3, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा और माइनस 1। 10 के पावर 4 का मतलब 10,000 होता है, 1 घटा दीजिएगा 9999 ओम हो जाएगा। और याद रखिए कि 999949 जो है ये आपको बबुआ किसमें किया गया, श्रेणी क्रम में किया गया। तो आंसर नंबर क्या हो गया, सी आ गया। याद रखिएगा वोल्ट मापी में परिवर्तित करने के लिए जो प्रतिरोध आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसका फॉर्मूला ये होता है, और आप यहां से आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे बात को, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, खूबसूरत है। चलिए
जी ओम के प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मापी को, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया। इसको आप एक काम कर लो, VVI और नॉट ओनली बोर्ड के लिए, मैं तो बोलता हूं कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे तुरंत पूछ सकता है और आप इसके लिए तैयार रहोगे। जी ओम के प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मापी का परास भी है, ठीक है। पहले वोल्ट मापी परास भी था, माने भी वोल्टेज तक माप सकता था। अब क्या कह रहा है कि उसको बढ़ाइए और उसको इतना बढ़िया बनाइए ना कि वो पहले से n गुना ज्यादा परास मापने लगे। इसे n भी वोल्ट परास के वोल्ट मापी में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, देखो वोल्ट मापी है तो श्रेणी क्रम में ही प्रतिरोध जुड़ेंगे। अमीटर होता या धारा मापी होता तो समांतर क्रम में जोड़ते और उस समय हम प्रतिरोध को शंट नाम देते। यहां पे कह रहा है कि पहले भी मापता था अब एन भी मापिए, पहले भी मापता था अब एन भी मापिए। तो जो प्रतिरोध तुम जोड़ोगे ना दोस्त, जो प्रतिरोध जोड़ोगे वो कितना गुना कर रहे हो, देखो तो वोल्टेज कितना गुना मापना पड़ेगा, एन, तो n-1 कर देना, n-1 और पहले जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 है, अभी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 है और वो परास उसका भी है, तुम चाहते हो कि ये 10 भी करे, 10 भी मेजर करे, तो आपको जानते हो कितना प्रतिरोध डालना पड़ेगा, 10 - 1 n-1 इंटू जी के जगह पर कितना है 10, 10 यानी कि आपको 90 ओम प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रिक याद कर लीजिए, n गुना बढ़ाने के लिए, वोल्ट मापी का परास n गुना बढ़ाने के लिए आपको जो प्रतिरोध ऐड करना पड़ेगा n-1 इंटू जी के बराबर करना पड़ेगा और आंसर नंबर यहां पर कौन है, बी है। इस पर एक सुंदर सवाल आगे भी शायद है, इस पर मिलेगा, इसी पैटर्न पर आगे आपको एक खूबसूरत सा सवाल मिलेगा। एक धारा मापी 2 एम्पियर की धारा मापी की बात आ ही गई, पूर्ण विक्षेप देता है। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ओके, इससे पहले 2 एम्पियर की धारा जाती थी। अब कह रहा है कि धारा मापी का प्रतिरोध 12 ओम है, इसका प्रतिरोध जो है ना 12 ओम है, जी का वैल्यू कितना है 12 ओम है। धारा मापी की परास 5 एम्पियर करने के लिए प्रतिरोध संयोजित करना होगा। देखो धारा मापी का अगर परास आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ शंट जोड़ना पड़ेगा और उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध संयोजित करना होगा, उसी का वैल्यू पूछ रहा है, बट आपको करना यह है ना कि अब की बार यहाँ पर 5 एम्पियर सप्लाई करना है, तो 5 एम्पियर आपने दिया, 2 एम्पियर इधर ही चला गया, तो रिमेनिंग करंट कितना बचा, 3 एम्पियर इधर जाएगा। 5 एम्पियर आपने दिया, 2 एम्पियर इसमें आ गया तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा। अब देखो मेरी बात को, अब चूंकि ये वाली चीज है और ये वाली चीज जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में है ना तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होगा। वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बी इक्वलिटी ऑफ वोल्टेज ऑफ शंट। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे निकलेगा, करंट इंटू, यानी कि करंट जो है 2 एम्पियर है और इसका प्रतिरोध कितना है 12 है, बराबर इसका करंट कितना है 3 एम्पियर है और इसका शंट कितना एस है, मुझे यही तो निकालना है। तो अब देखो 3 से 4 मर्तबा खत्म और जो एस आ जाएगा मेरा 4 दूनी का 8 आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। समांतर क्रम में मैंने जोड़ा है और वो कितना ओम जोड़ा है, 8 ओम जोड़ा है, तो 8 ओम समांतर क्रम में मुझे जोड़ना पड़ेगा। खूबसूरत सवाल था, अच्छा सवाल था और आप इसको करके बढ़िया से ट्राई करो और बढ़िया से ट्राई करो ताकि कभी भी आगे ये सवाल आपको मिल जाए तो टूट पड़ो इस पर और मजेदार तरीके से इसको कर डालो, है ना। चलो फिर यदि धारा मापी गैल्वेनोमीटर, ओके, प्रतिरोध आरजी, धारा मापी का गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आरजी है, एमीटर का प्रतिरोध आरए है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध आरबी है। देखो एक्चुअली करते क्या है, आपको याद होगा मैंने बोला होगा कि वोल्टमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारे पास बेसिक होता है, गैल्वेनोमीटर बेसिक होता है। अब अगर तुम इसमें प्रतिरोध को बढ़ा दोगे तो वो वोल्टमीटर का हो जाएगा और इसके प्रतिरोध को अगर तुम घटा दोगे तो अमीटर का हो जाएगा। एक मतलब कि सबसे कम जो होता है प्रतिरोध आपका अमीटर का होता है और सबसे ज्यादा जो होता है वो वोल्टमीटर का होता है। बेचारा गैल्वेनोमीटर तो बीच में होता है, बढ़ाइएगा तो वोल्टमीटर में, घटाइएगा तो अमीटर में, और ये वाला सीरीज आपको प्राप्त होगा। तो ये जो सीरीज है वो इसमें ढूंढ डालो तो आपका सीरीज नंबर मिल जाएगा कितना, ए नंबर। क्लियर है, बढ़िया। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, सवाल सुनिएगा। साइक्लोट्रॉन पहले, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा त्वरित करता है, वो हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करता है। किसको करता है, पॉजिटिवली चार्ज को करता है। साइक्लोट्रॉन इज ओनली यूज्ड फॉर पॉजिटिव नेचर चार्ज,
तो ढूंढो ना पॉजिटिव नेचर चार्ज कौन नहीं है, उसको वो नहीं कर पाएगा, मतलब निगेटिव को नहीं कर पाएगा, न्यूट्रल वाले को नहीं कर पाएगा। ढूंढो, ये देखो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, कर देगा, एकदम कर देगा। न्यूट्रॉन पॉजिटिव है, एकदम कर देगा, एकदम कर देगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, नहीं करेगा। या अल्फा पॉजिटिव है। तो देखो जो भी धनात्मक है, जो भी पॉजिटिव है, उन सबको साइक्लोट्रॉन जो है ना उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में सक्षम है। लेकिन जो भी अनावेशित है, जो भी ऋणावेशित है, उन लोगों को ये कभी भी त्वरित नहीं कर पाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो निगेटिव चार्ज का है, और यही इसी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आते रहा हो तो अब फिर से बता रहा हूं मैं कि अभी आप तक आपने लाइक नहीं करा तो फिर लाइक कर दो, कमेंट वगैरह कर दो, कुछ कुछ जो भी फील हो रहा है ना। और जब वीडियो पूरा देख लेगो, नोट्स पूरा बन जाएगा तो अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर कर देना, है ना। चलो, एक इलेक्ट्रॉन है Q, H वेबर। हो देखो, अक्सर हमें B मिला करता था हमारी किताबों में, हमारे पास हम जो पढ़ाते हैं या जब कहीं आप पढ़ते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको H लिखा हुआ है, हम B मिला, कोई बात नहीं। क्षेत्र की दिशा में भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेग करता है। तो जो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, देखो हम तो पढ़े हैं कि लगने वाला बल Q भी B होता है, लेकिन यहां पर Q भी B के जगह पे, चूंकि B के जगह पे कह रहा है कि H है, तो Q भी H कहेंगे। Q भी क्या कहेंगे? H कहेंगे। अब चूंकि ये क्या कह रहा है, Q भी H, कहां लगेगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में देखो Q भी B साइन थीटा, तो अब B के जगह पे H है तो Q B H साइन थीटा, क्षेत्र की दिशा में एंटर किया है तो भैया जी थीटा यहां पर क्या डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। आपके लिए एकदम आसान सवाल है, साइन थीटा साइन 0, साइन 0 सबको कर देगा 0, और उस आवेश पर किसी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, किसी भी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला जो बल होता है Q भी B साइन थीटा होता है, और वहां पर एंगल मैटर करता है। यहां पर बोला ना कि क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में, तो क्षेत्र की दिशा में बोल दिया तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर एंगल कितना ले रहा है? 0 डिग्री ले रहा है। चलिए भाई, क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। देखिए, लगे हाथ एक और सवाल आ ही गया। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश गतिमान है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, अभी मैंने बताया कि F बराबर जो होता है Q भी B साइन थीटा होता है। ये ही बल न्यूनतम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री, और अधिकतम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो ढूंढो यहां पर कौन सा है, तो आंसर नंबर हमारा बी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल जो है उस पर तुरंत आप लोग काम कर ले। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? लॉरेंज बल को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। बाएं हाथ का इस्तेमाल ये है ना। देखो कैसे सीखते हैं इसको, ऐसे याद कर लेना। FBI सुने हो ना, FBI ऐसे पिस्टल ले लो। FBI क्या है? अमेरिकन पुलिस है, FBI है ना, इंटरनेशनल पुलिस है। तो वो क्या करती है? FBI गन चलाती है। गन ऐसे करो, वो भी लेफ्ट हैंडर गन चलाती है ना, ये ऐसे गन। तो ये F है फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, FBI है ना। तो FBI जो है ये बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप लॉरेंज बल की दिशा निकाल सकते हैं। मतलब FBI का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, आपका तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो ये F है, मतलब फोर्स बताएगा, बल बताएगा, B चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और I धारा का मान बताएगी, धारा की दिशा बताएगी। तो ये FBI एक आपका ट्रिक हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करने के लिए, और इससे आप लॉरेंज बल की दिशा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर हो, बढ़ा घटा नहीं हो। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, मतलब कि जो थीटा है ना लेस देन 90 डिग्री बना देगा। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, हेलिकल पाथ ऐसे होता ही है ना कि जब ऐसे कंडीशन में आप वो कर जाते हो, बी है और कोई कण ऐसे निकल गया भी वेग से, यहाँ पे थीटा बना दिया 90 डिग्री से कम, तो ये अब ऐसे मोशन करता है, और इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का मतलब कुंडली जैसा। तो कुंडलिनीवत आपका
जो है गति करता है, उसका पथ जो होता है कुंडली जैसा हो जाता है, हेलिकल पथ हो जाता है इस प्रकार का। ये क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर सरल रेखा कब होगा? सरल रेखा तब होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो सरल रेखा में जाएगा, है ना। वृत्ताकार कब होगा? जब 90 डिग्री के कोण पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री के कोण पर अगर आप गति कराते हैं, देखो इस समय थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, वृत्ताकार के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, और ये आपका जो है कुंडलिनी के लिए 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और असमान पिच कुंडलिनी के लिए ये पिच, ये है पिच की लंबाई है। अब ये जो है ना नॉन यूनिफॉर्म में रखना पड़ेगा तब ऐसा मिलेगा। तो ये 3 याद रखना, सरल रेखा 0 डिग्री, वृत्ताकार 90 डिग्री, कुंडलिनी 90 डिग्री से कम। कर लो स्क्रीनशॉट। देख भाई, एल लंबाई, आई धारा, एन फेरो वाली परिनालिका। देखो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है म्यू नॉट एन आई होता है। एन क्या है? एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहां कुल फेरों की संख्या एन है, कुल लंबाई एल है, तो एन के जगह पे एन बाई एल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और म्यू नॉट एन आई बाई एल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला आपका हो जाएगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो कुंडली, ये केवल आपका सोलेनोइड के लिए, परिनालिका के लिए नहीं होता है, टोरॉइड के कारण से भी सेम होता है। एक परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर एन फेरे हैं। देखो प्रति सेंटीमीटर, एन जो है ना प्रति मीटर फेरों की संख्या है। तो 1 सेंटीमीटर में 200, तो 100 सेंटीमीटर में यहां से 2 गुना 10 के पावर 4 मेरे पास तो आ जाएगा, एकदम फेरों की संख्या हो गया। उसके बाद देखो आई तुम्हारा आ गया 2.5 एम्पियर, खूब बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। देखो बी बराबर जो होता है म्यू नॉट एन आई होता है, अभी मैंने बताया। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, एन के जगह पर 2 गुना 10 के पावर 4 और आई के जगह पर 2.5। देखो 4 पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 4 पाई का मतलब हो जाएगा 4 गुना 3.14 गुना 10 के पावर -7 गुना 2 गुना 2.5। अच्छा काम करते हैं दोस्त, 2.5 गुना 5 कर सकते हैं और 10 के पावर 4 कर सकते हैं। अब देखो ये देखो 5 का 20 गुना 3.14 गुना 10 के पावर -3 और 4 मिलके -3। ये देखो ये 0 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 6.28 गुना 10 के पावर -2। ये वाला कैलकुलेशन आया। तो देख लो तुम कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? सेम सवाल है, पहले आपको रिपीट किया है मैंने। बी जो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। मुझे आई यहां से पहले निकालने दो, 2br बटा में आप म्यू नॉट आराम से निकाल सकते हो, है ना दोस्त। ओके, अब बोल रहा है कि जो m होता है i इंटू a होता है। आप बोल रहे हैं कि 2b, देखो छोटा r हम लोगों ने लिया है, ये बड़ा r लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़ा r ही ले लो। तो बड़ा r ले लेते हैं, बाटा में म्यू नॉट और इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई b r क्यू बाई म्यू नॉट। अच्छा यहां पे देखो थोड़ा सा वो हो गया है, देखो 2 पाई b r क्यू बाई म्यू नॉट। देखो तो कौन सा है? 2 पाई b r क्यू बाई म्यू नॉट। हमारे तो लगता तो b है, आपको भी लग रहा है b है। आसान है कि नहीं? पहले करना क्या है ना, हर बार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। तो पहले मैंने b निकाला और b से पहले पता कर लिया कि इस कुंडली से कितनी धारा जा रही है, इस वृत्तीय पाथ से कितनी धारा जा रही है। धारा लेके फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर दिख जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड क्यों रखते हैं? देखो नरम लोहे की कुंडली क्रोड रखने का कारण है,
कारण यह है कि जब भी आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में, नरम लोहे को एक चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखिएगा तो इतना ज्यादा चुंबकित होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना प्रबल होता है और वो हमेशा जो है ना अपने वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर रेडियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाता है, रेडियल हो जाता है। यही कारण है कि हम धारा मापी में कुंडली के मध्य में नरम लोहे का क्रोड बनाते हैं। समझ रहे हैं? यह भी सवाल खूब बढ़िया है। एक धारा मापी का प्रतिरोध जी है, एक धारा मापी का प्रतिरोध कितना है? जी है। कुल धारा का 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए कितना संट का प्रतिरोध करना पड़ेगा? धारा मापी में संट का देखो यहां पे एक ले लेते हैं ये जी, चलो ठीक है। और करते क्या है कि इसमें से हमको भेजना है धारा कताना, इसमें से हमको भेजना है कुल धारा का 1/n, तो I/n हो जाएगा। अब यहां पर एगो संट हमको जोड़ना है, यहां पर हमको संट जोड़ना है। देखो हमने भेजा यहां पर I, कह रहा है कि इससे I/n धारा प्रवाहित करना है, तो यहां से कितना चला जाएगा? I - I/n यहां से चला जाएगा, है ना। तो अब चूंकि ये दोनों जो है समांतर क्रम में है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, Vs जो होगा Vg के बराबर होगा। Vs कितना हो जाएगा? I - I/n, ये धारा हो गया। अब धारा के साथ प्रतिरोध वोल्टेज, ये I/n इसका धारा हो गया, धारा के साथ प्रतिरोध। ठीक है। अब I को कॉमन ले लेंगे, तो I को कॉमन ले लेने पे यहां पे हो जाएगा n-1/n, और यहां देखो हो जाएगा I/n × G। ये s यहां पर n से n कैंसल, I से I कैंसल। दोस्त अगर मैं यहां से s निकालूं तो s हो जाएगा G/n-1। ये याद रखिएगा, ये यहां पे याद रखिएगा। संट जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा G/n-1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। भी आई आप इसको किसी एयरफोर्स नेवी के लिए आप इसको वो कर सकते हो, खूबसूरत सवाल है। ये देखो, हाँ, एक और बढ़िया, एक और बढ़िया। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होती है। देखो ये गैल्वेनोमीटर है ना, यहां से एक धारा आई आती है और इसमें से धारा का 5% चला जाता है। धारा का 5% माने धारा गुना 5/100, धारा का 5% ये माना, और बाकी जो है संट से जाएगी, बाकी जो है संट से जाएगी। कितना जाएगी? आई में से 5% घटा दीजिए। ये तो कह रहा है कि किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो संट का मान क्या होगा? मतलब इस S का वैल्यू आपको क्या करना है? बताना है। बहुत खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा आपको इस सवाल में बना के। लेकिन पिछला सवाल भी ऐसा ही था, मतलब इसका गैल्वेनोमीटर का और संट का वोल्टेज बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं दोस्त? दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं आपके समांतर क्रम में। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसका करंट I - 5I/100, ये इसका करंट हो गया, और ये हो गया इसका प्रतिरोध S। यहां पर आ जाइए 5I/100, और यहां पर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G। चलो अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से देखो इसको बटा पा के जोड़ बनाएंगे, बटा पा के जोड़ बनाएंगे तो आ जाएगा 95I/100 × S, 5I/100 × G। कटाने का काम करते हैं। कटाने का जब आप काम करिएगा तो एक सुंदर सा कटान बिंदु आपको मिलेगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, I से I खत्म हो जाएगा, और यहाँ 5 से 19 मर्त में 95 भी खत्म हो जाएगा। तो अब जो तुमको S मिलने वाला है वो यहाँ तो G है, और यहाँ जो S के साथ 19 गुणा में है ये इधर भागा में आ जाएगा, तो G/19 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर हो जाएगा डी। देखा, ये भी न्यूमेरिकल अच्छा था, बहुत सुंदर सवाल था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ये देखो, मैंने बोला था कि एक सवाल आपको आएगा, जो पीछे मैंने ट्रिक बताया था उस पर। 50,000 ओम प्रतिरोध का वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। खूबसूरत है, बढ़िया। इसकी मापन सीमा 3 गुना बढ़ाना हो। बबुआ याद है आपको, V से अगर हमको N भी बढ़ाना था तो जो प्रतिरोध हम जोड़ते थे N गुना कर रहे थे तो N - 1 × G गैल्वेनोमीटर से गुना कर देते थे। इतना प्रतिरोध हमको जोड़ना पड़ता था। अब क्या कह रहा है कि आपको वोल्टेज V से 3 भी करना
है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध धारामापी का दिया हुआ है 50,000, तो कह रहा है कि कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। अरे लल्ला मोरे, यहां पर जो तुम प्रतिरोध जोड़ोगे ना, यहां पर जो तुम प्रतिरोध जोड़ोगे वो n-1 इंटू जी के बराबर होगा। n-1 इंटू जी के बराबर होगा। n कितना कर रहे हो तुम? n के जगह पर कितना कर रहे हो? 3 कर रहे हो। 3-1 इंटू जी कितना लिए हो? 50,000 लिए हो। 2 गुना 50,000 धत्तेरी की 1 लाख। 1 लाख ना हो, 1 लाख, तो 1 लाख मतलब 10 पर 5 को 0, तो जो प्रतिरोध जोड़ोगे तुम 1 लाख ओम का जोड़ोगे, तब जाके तुम्हारी वोल्ट मापी की मापन सीमा जो है 3 गुना बढ़ जाएगी। बढ़िया सवाल था ना? देखो याद रखना, n गुना बढ़ाना हो तो n-1 इंटू जी से गुणा करना पड़ेगा। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने, एक वैज्ञानिक ने की थी। देखो, ऑर्स्टेड ने किया था। एक चुंबकीय सुई ले लिया था और एक धारावाही चालक के ऊपर उसको रख दिया था। प्रयोग क्या किया? धारा बहा बहा के चेक किया, धारा फ्लो कराया और चेक किया कि क्या सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसने देखा कि जब तक तार से धारा नहीं जा रही है, सुई में कोई विक्षेपण नहीं है। धारा जाने लगी, विक्षेपण शुरू हो गया। धारा की दिशा बदली, विक्षेपण की दिशा बदल गई और उसने स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीजें चुंबकीय क्षेत्र के कारण से ही हो रही हैं। और ये वैज्ञानिक जिसने किया था ये सारी चीजें, उसका नाम ऑर्स्टेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत खूबसूरत है और बार बार पूछा हुआ है। देखो 2016 तो अभी तो एकदम 2016 में ताजा पूछा होगा कंपार्टमेंटल में। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? एक आवेश जब गति करता है, देखो एक आवेश यदि रुका हुआ है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और यही आवेश जब चलने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। तो यहां पर देख लो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा और आपके पास ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, आवेशित कण को अस्थायी समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर हैं विरामावस्था में छोड़ दिया जाता है। देखो परस्पर दोनों समांतर हैं और विरामावस्था में छोड़ दिया जाता है। भाई मेरे यहाँ पर थीटा फिर से 0, तुमको याद होगा, और थीटा जब 0 होती है ना तो केवल इस पर देखो चुंबकीय बल तो लगेगा नहीं। जब आपका देखो, जब ई भी उधर हो, बी भी उधर हो, दोनों वहीं पर हो, और एक आवेश यहां रखा गया है, तो ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब बल नहीं लगाएंगे, जो भी बल लगाएगा ये लगाएगा और ये अपनी दिशा में लगाएगा। समझ रहे बात को? जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लगाएगा। तो अब जो है, क्योंकि आवेशित कण है, ये स्पष्ट किया नहीं है कि धनावेश क्या है कि ऋणावेश है। धनावेश है तो इधर ही जाएगा समांतर, और ऋणावेश है उल्टी जाएगा, वो भी समांतर। तो लेकिन जाएगा सरल रेखा में ही, यहाँ पर ध्यान रखना, जाएगा सरल रेखा में ही। प्रोटॉन होगा क्षेत्र की दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा, समझ रहे हो ना, धनावेश हमेशा क्षेत्र की दिशा में जाता है, ऋणावेश हमेशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। इतनी समझ तो आपको होगी, चैप्टर 1 की चीजें हैं, चैप्टर 1 की चीजें हैं। यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। सपोज करो ये एक्स है, चला गया। एक्स वाई तल में वृत्ताकार मार्ग में वामावर्त, मतलब कि ऐसे गति अगर करना है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर करना पड़ेगा? इधर बाहर की ओर। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये मतलब जो होगा जेड होगा, तो ये बाहर जेड होगा, जो कौन सा धनात्मक, इधर ऋणात्मक होता है। तो वामावर्त घुमाने के लिए आपको प्लस जेड की तरफ, आपका धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। समान विद्युत आवेश को दो कण x तथा y समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो कण है x और y, एक x है और एक y है ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r1 और r2 है। देखो जो अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, किसी भी आवेश को जब समान गतिज ऊर्जा से वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसकी जो त्रिज्या होती है ना, वो समानुपाती है √m/q के, √m/q के। यहां पे क्या कह रहा है कि द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो द्रव्यमानों के लिए अगर हम बात करें तो द्रव्यमान जो होंगे वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो जाएंगे। समान देखो दो द्रव्यमान है, अब दो आवेश है, दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर गए, दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है, तो उस हालत में उनका द्रव्यमान का जो अनुपात होता है
उनके द्वारा बनाए गए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। और वहां पर आप कर सकते हैं कि अगर 2 है m1 बाई m2 तो आप r1 बाई r2 का पावर 2 में कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये वाली चीज याद रखना, ये वाली चीज याद रखना, आगे वाले सवाल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये भी खूबसूरत सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, बहुत सारे लोग फंसेंगे, ट्राई करोगे बहुत सारे लोग फंसेंगे, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे टीचर्स भी फंसेंगे, है ना। तो सारे लोग देखें, ध्यान से देखें, सारे लोग देखें, टीचर देख रहे हो वो भी देखें, स्टूडेंट देख रहे हो वो भी देखें। ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन समझ रहे हो ना, ड्यूट्रॉन ये भी पॉजिटिव होता है। और एक अल्फा कण, अरे अल्फा कण को समझ रहे हो ना, ये भी पॉजिटिव होता है भाई। अब बात आता है कि सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉन देखो क्या चीज होती है। प्रोटॉन जो होता है ना, इस पर प्लस ई के बराबर चार्ज होता है और मास आपका m होता है। मान लो यहां पर ड्यूट्रॉन की जो बात हो रही है सर, इस पर भी इसी के बराबर चार्ज होता है। चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन मास इससे डबल होता है। बस रिमेंबर, मास जो होता है प्रोटॉन का क्या होता है, डबल होता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल की जब बात करेंगे तो इस पर जो चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो चार्ज के बाद मास जो होता है लगभग 4 गुना बड़ा हो जाता है 1 प्रोटॉन से, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन भी आके जुड़ जाते हैं। समझिएगा, प्रोटॉन चार्ज में प्रोटॉन प्लस ई, ड्यूट्रॉन भी चार्ज में समान, अल्फा उनसे डबल, मास में ये इस तरह से रेशियो करते हैं। मुझसे पूछ रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, खूब बढ़िया, गतिज ऊर्जा समान है। तो एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं। इन कणों के पथों की त्रिज्या आरपी, आरडी और आर अल्फा है। देख दोस्त, आरपी निकाल पहले, और आरपी तुमको तो मालूम है कि आर जो है इस वाले रिलेशन को फॉलो करता है, इस वाले रिलेशन को फॉलो करता है। तो आरपी जो होगा रूट एम अब बटा में प्लस सी के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, आर डी जो होगा समानुपाती हो जाएगा रूट 2m अब बटा में प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर बात तो साफ आ गया, ड्यूट्रॉन का रेडियस बड़ा हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का जिसका मास बड़ा उसका रेडियस बड़ा। यहां पर तो सीधे ऐसे करोगे ना तो धड़ाक से तुम ये मार दोगे, ये मार दोगे, ये मार दोगे, और ये मार दोगे ना तो गए। अरे भाई वहीं देखो तुम, केवल मास पे डिपेंडेबल नहीं है, चार्ज पे भी है। और चार्ज अगर इनमें अगर केवल कंपेयर करना हो ना, इनमें तो सीधे बोल देना मास इतना, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है। तो चार्ज इक्वल है तो जिनका मास बड़ा उनका त्रिज्या बड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हो गया। अब आप अल्फा का निकाल लो जरा, आप अल्फा का जब निकालने जाओगे ना तो मास तो 4 टाइम्स और चार्ज डबल, है ना। ओके, तो ये 4 का 2 निकल जाएगा, रूट एम अब बटा में 2e, 2 से 2e खत्म भैया। ये क्या हो गया बे, ये तो m बाई, यहाँ पे देखो ना, ये भी m बाई प्लस सी, ये भी m बाई प्लस सी। अरे भाई आर अल्फा और आर पी बड़े हो गए, आर अल्फा और आर पी क्या हो गए, बड़े हो गए, सॉरी बराबर हो गए कि नहीं। ये वाला चीज देख लो और ये वाला चीज लिख लो, दोनों के बराबर हो गए। और आरडी बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है आपका ड्यूट्रॉन का रेडियस। तो देखो ये वाला करेक्शन आपका एकदम बेटर है। तो यहां से आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। खूबसूरत सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, मजेदार सवाल था। ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है ना। कोई भी मास्टरपीस स्ट्रोक मारना है अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये छोटी छोटी चीजें जो 1% लोगों को मालूम होती है वो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। और ये वीडियो आपको हमेशा ऐसी चीजें देता रहेगा। आगे भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे उन सब में ऐसे ऐसे मास्टरपीस स्ट्रोक आपको मिलते रहेंगे। तो तैयार रहिए, हमेशा आगे वाले सवाल में देखते हैं। लॉलीपॉप आ गया। धारावाही चालक में धारा अल्पांश के लिए देखो, इसी को हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिशीय रूप क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम का सदिशीय रूप बड़ा आसान होता है और यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला करेक्ट है। dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये आई पर वेक्टर नहीं है, डीएल पर वेक्टर है, रिमेंबर। और क्रॉस आर बाई आर के पावर 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो प्यारे दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन का सेट जैसा कि मैंने वादा किया था कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। 300 चुनिंदा सवाल थे, आपको मजा आया होगा कंप्लीटली। अगर मजा आया है तो नीचे कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना दोस्त। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसी से पार्ट 2 होगा और उसमें 30 के बाद 65 तक यानी कि 35 क्वेश्चन का एक और कलेक्शन में लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा तुरंत। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए, पूरा पसंद कीजिए। लाइक नहीं किया तो फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके दोस्त,
समझ रहे बात को। और ध्यान रहे, नया बैच सेकेंड ईयर का जनवरी में हम लोग ओपन कर रहे हैं। अगर आपके भाई बहन मित्र दोस्त हैं, उन सबको आप जानकारी दे दीजिए कि जितने बच्चे जो 11th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं वो प्रिंस सर के पास अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बैच ओपन होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे जिसमें बैच से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।